गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सारे ठीक होंगे। अभी बस लेक्चर अपडेट हो जाता है, अपलोड हो रहा है। जैसे ही अपलोड होता है विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। तो हम लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? लीवर डिसऑर्डर के बारे में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हमने लीवर के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। इंस्टेड ऑफ दैट हमने हेपेटोसेलुलर फेलियर के बारे में डिस्कस किया था। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। होप सो आप ठीक होंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हमने लास्ट क्लास में हेपेटोसेलुलर फेलियर के बारे में डिस्कस किया था। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू वेरी मच। इंस्टेड ऑफ दैट हमने गैस्ट्रोएसोफेगल वराइसिस के बारे में डिस्कस किया था, जॉन्डिस के बारे में डिस्कस किया था। आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट कम्स अंडर हेपेटोसेलुलर हेपेटिक इंसेफलोपैथी के बारे में हमने आज डिस्कस करना है। जॉन्डिस भी डिस्कस किया था, डेफिनेटली बेटा थैंक यू कि हमने जॉन्डिस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्री हेपेटिक, हेपेटोसेलुलर या इंट्रा हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के बारे में भी डिस्कस किया था। डेफिनेटली यस, थैंक यू। ठीक है, तो एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं कि हमने जो लास्ट टाइम चीज़ें डिस्कस की थी, शॉर्ट शॉर्ट करते जाते हैं और एट द एंड हमने आज डिस्कस करना है हेपेटिक इंसेफलोपैथी, जो कि मोस्टली पेशेंट्स, वो लोग जो कि आईसीयू में जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास मैक्सिमम अमाउंट में पेशेंट्स आते हैं विद हेपेटिक। इनके एफ से कहा जाता है, हेपेटिक इंसेफलोपैथी भी कहा जाता है। अब इसमें हमने चीज़ें डिस्कस करनी है। ओके वेल, हमने चीज़ें डिस्कस करनी है कि बेसिकली हेपेटिक इंसेफलोपैथी की कॉज क्या हो सकती है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, और उसके रिजल्ट में उसके साइन और सिम्टम्स क्या कैसे अपेयर होते हैं, और साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, और उनको कैसे मैनेज किया जाता है। राइट, तो ये चीज़ें हम सारी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में लीवर फेलियर के बारे में पढ़ा हो, कोई आइडिया, कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी जो कि आप लोगों को समझ ना आई हो, तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, ओके, ठीक है। पोर्टा सर्कुलेशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टा सर्कुलेशन क्या होती है, ये भी हमने एक अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि जो आपका लीवर है उसको डुअल ब्लड सप्लाई होती है। जो 25% होती है वो abdominal एओर्टा से आ रही होती है थ्रू हेपेटिक आर्टरी, और जो रिमेनिंग 75% होती है वो ब्लड सर्कुलेशन आ रही होती है इसको जीआईटी से। ओके, इसके अलावा हमने डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लीवर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, थैंक यू। बेटा पेपर की रिकॉर्डिंग जब डेट शीट डिस्प्ले होएगी तो डेफिनेट पेपर होगा, और इस सैटरडे को हम जो प्लान कर रहे हैं वो आप बता दीजिएगा किस चीज़ का आपने टेस्ट देना है, कौन से टॉपिक का टेस्ट देना है, वो मैं टेस्ट अपडेट कर दूंगा और काइंडली उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। राइट, बेटा क्वेश्चन आपके 3 और 4 री चेक आई थिंक मैंने कर दिया हुआ है, उसको रीग्रेड भी कर दिया हुआ है। ओके, और बाकी जो रिजल्ट है वो इंशाल्लाह मैं आज ही फाइल डाउनलोड करके आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, होप सो इंशाल्लाह। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट ओके, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या हेपेटोसेलुलर फेलियर के बारे में कोई क्वेश्चन हो? बेटा एवरी सैटरडे हमारा टेस्ट नहीं होना है, मेरा ख्याल है कि एवरी सैटरडे हमारा टेस्ट होगा बेटा। ओके, तो जो टेस्ट टॉपिक होगा वो आप डिसाइड कर लें कि आपने कौन से टॉपिक का देना है। लाइक रीनल फेलियर का है, शॉक का हो, ऑलरेडी हमारे पास हमने दे दिया है, आप लोगों ने दे दिया है। और रीनल फेलियर का कर लेते हैं। रीनल फेलियर के अंदर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस रीनल फेलियर के अंदर आएगा, और रीनल फेलियर कंप्लीट आएगा। राइट, जिसके अंदर हमने एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी डिस्कस किया था, यूरिनरी रिटेंशन भी डिस्कस किया था। और
विन एंड फेलियर ही फाइनल कर लेते हैं और सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह। बेटा इस पे इनकरेक्ट क्या आ रहा है ये तो अभी मुझे नहीं पता, मैं देखता हूँ इसको लेक्चर के पास सॉर्ट आउट कर लेता हूँ कि क्या इनकरेक्ट आ रहा है, राइट। लेकिन मैंने रीग्रेड कर दिया था। कुछ लोगों ने तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने बड़ी चीज़ें ऐसी लिखी हुई थी जिनको पता ही नहीं था कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। एनी हाउ उनको भी मैंने कुछ ग्रेड कर दिया है, लेकिन जिन्होंने जितना अच्छा लिखा है उनको उतना ही अच्छा ग्रेड किया है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके वेल, ओके जॉन्डिस के बारे में अगर कोई क्वेरी हो, जॉन्डिस अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, इंट्राहेपेटिक पढ़ा हो, प्री हेपेटिक पढ़ा हो, पोस्ट हेपेटिक पढ़ा हो, या हेपेटोसेलुलर भी कहा जाता है इंट्राहेपेटिक को, हेपेटिक भी कहा जाता है इसको, जिसके अंदर लीवर का कोई सेल्फ डिसऑर्डर होता है, लाइक हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमाज हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें लीवर इटसेल्फ इन्वॉल्व होता है उसको हेपेटोसेलुलर या इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस कहा जाता है। जॉन्डिस में ये था, हमने डिस्कस किया था कि जो बिलीरुबिन है ये एलिमिनेट नहीं होती, एलिमिनेट ना होने की वजह से बॉडी के अंदर एकमुलेट होना शुरू हो जाती है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा आवाज़ नहीं आ रही? ओके वेल, ओके 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 आवाज़ आ रही है, इट्स ओके। तो आप काइंडली अपनी थोड़ी सी लोकेशन चेंज करके देख लें या पेज को रिफ्रेश कर लें, शायद आपको भी आवाज़ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। और इसके अलावा गैस्ट्रोएसोफेगल वाइसिस के बारे में अगर कोई क्वेरी हो, किसी को समझ नहीं आई हो, तो अगेन मैं हाउ टू नो दे देता हूँ। ठीक है। हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, ईजीडी। ईजीडी क्या होती है? ओ ओके बेटा, मैंने चेक कर लिया हुआ है, मैंने रीग्रेड कर दिया है। मैंने जिसने जितना अच्छा लिखा है उसको उतने अच्छे ग्रेड दिए हैं, नथिंग टू वरी, राइट। अच्छा ईजीडी क्या होती है बेटा? ईजीडी, ओके बेटा मैं देख लूँगा दोबारा, आपने अच्छा नहीं लिखा होगा इसलिए रीग्रेड नहीं हुआ। जिसने जितना अच्छा लिखा हुआ है बेटा उसको उतना ही अच्छा ग्रेड किया हुआ है मैंने। ओके बेटा, एमसीक्यूज दो ठीक थे, 2 मार्क्स मिले हुए हैं। एसक्यूज में देख लेता हूँ। ओके, इसके अलावा और कोई किसी की भी क्वारी हो तो आप काइंडली। ओके बेटा, जिसका जितना अच्छा होगा उतने ही ग्रेड दिए जाएंगे। ओके बेटा, मैंने ऑलमोस्ट सबका चेक किया है और एक एक वर्ड पढ़ा है, पढ़ने के बाद मैंने रीग्रेड किया है। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं दोबारा देख लेता हूँ, जिसको मैंने रीग्रेड नहीं किया हुआ वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। ठीक है। ओके आज, अच्छा ईजीडी के बारे में पूछ रहा था कि व्हाट इज़ ईजीडी। ईजीडी कौन सी कंडीशन में की जाती है? ईजीडी करना क्यों ज़रूरी होता है? एमआरसीपी क्या था? व्हाट इज़ एमआरसीपी? नहीं पढ़ा ना लेक्चर्स, उम्मीद है कि नहीं पढ़ा होगा। ओके बेटा, आपको भी चेक कर लूँगा।
जितने लोग कह रहे हैं बेटा सबका देख लूँगा, नथिंग टू वरी। ठीक है, आप परेशान ना हो। पहले ये बताएं कि ईसीडी क्या होती है और एमआरसीपी क्या होती है। ओके, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। आप परेशान बिल्कुल ना हों, क्योंकि मैं रीग्रेड कर चुका हूँ और मैं दोबारा देख लूँगा। आपके जो ग्रेड अपडेट नहीं हुए मैं अपडेट कर दूँगा बेटा। ओके, डायग्नोस्टिक के लिए। ओके, ओके, एसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए करवाते हैं अपर। ओके, अपर के लिए, एसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। इसके अलावा डायग्नोस्टिक के लिए तो बेटा डेफिनेटली करवाते हैं, लेकिन डायग्नोस्टिक किस चीज़ के लिए। ओके बेटा, ईसीडी मीन का तो हर बंदे को पता होगा डेफिनेटली। ये करवाते ही क्यों हैं, क्यों ज़रूरी होती है, कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें ईसीडी रिकमेंडेड होती है, और कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एमआरसीपी रिकमेंडेड होती हैं। अच्छा, विजुअलाइज करते हैं पेंक्रियाज को ईसीडी के अंदर। अच्छा, एमआरसीपी की इंडिकेशन क्या है, कि एमआरसीपी कौन सी कंडीशन में करवाते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था क्लास के अंदर, लेक्चर के अंदर, के एमआरसीपी कब करवा रहे होते हैं और ईसीडी कब करवा रहे होते हैं। ईसीडी क्यों ज़रूरी है और एमआरसीपी क्यों ज़रूरी है। गाल स्टोन के लिए, अच्छा गाल स्टोन के लिए, हाँ बेटा अल्ट्रासाउंड भी तो करवा सकते हैं गाल स्टोन के लिए। वाई ईसीडी एस, वाई एमआरसीपी एस रिकमेंडेड, सोचिएगा ज़रा। ईआरसीबी में, अच्छा शांटेड बोर्ड, ओके वेल ठीक है। इसके अलावा, अच्छा बाइफो के लिए, अच्छा डिस्फेजिया के लिए, ओके वेल। डिस्फेजिया क्या होता है। ओके, कंजेनिटल abnormalities एंड एमआरसीपीएस के लिए करवाया जाता है डेफिनेटली, ओके वेल गुड, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस के लिए एमआरसीपी करवाते हैं, ओके चले मान लेते हैं बेटा। क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस के लिए अल्ट्रासाउंड से भी तो डायग्नोज किया जा सकता है। सीए लीवर के लिए भी, ओके ईआरसीपी सी, ये लीवर के लिए भी करवाते हैं, ओके वेल ये भी बात मान लेता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, ईसीडी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ब्लैक कैरी स्टूल, ब्लड वोमिटिंग, ओके ये डेफिनेटली ठीक है। ईसीडी के ये इंडिकेशन हो सकती हैं। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस डेफिनेटली हो सकता है, ब्लैक कैरी स्टूल भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा चलें डिस्कस कर लेते हैं डिफ़िकल्टी इन ईटिंग बेटा।
डिफिकल्टी मीटिंग कहाँ पे होती है, तो उसके लिए ईजीडी क्यों रिकमेंडेड होती है। एनी हाउ चलें ठीक, आप लोग कह रहे हैं कि डिस्फेजिया भी अगर है तो उसमें भी डायग्नोज करने के लिए कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, तो उसके लिए ईजीडी रिकमेंडेड होती है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में रिकमेंडेड होती है। ओके, कोलिसिस्टाइटिस के लिए भी करवा सकते हैं डेफिनेटली। ओके, एमआरसीपी कोलिसिस्टाइटिस के लिए भी करवा सकते हैं। गुड, एक्चुअली फॉर कोलिलिथियसिस। ओके ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस ले लें, कोलिलिथियसिस ले लें, तो इसके लिए एमआरसीपी करवा सकते हैं। गुड, ठीक है। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ हेपेटिक इंसेफलोपैथी। आप में से मोस्टली लोग आईसीयू के अंदर काम करते होंगे, या वैसे भी कोई भी पेशेंट की फाइल नज़र आती है तो उसके ऊपर हेपेटिक इनकैफ लिखा होता है। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ हेपेटिक इंसेफलोपैथी? हेपेटिक इंसेफलोपैथी आपके ज़हन के अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं कि किस तरह होती है? और इसका आपको पता है 5 ग्रेड्स होते हैं, 0 ग्रेड होता है, 1 ग्रेड होता है, 2 ग्रेड होता है, 3 ग्रेड होता है और 4 ग्रेड होता है। ये ग्रेडिंग सिस्टम था हेपेटिक इंसेफलोपैथी को ग्रेड करने के लिए, जो कि आई थिंक वेस्टर्न हेवन ग्रेडिंग सिस्टम भी उसको कहा जाता है। एक स्केल था, स्टेजिंग स्केल भी उसे कहा जाता है हेपेटिक इनकैफ का, जो कि एक वेस्टर्न हार्वन ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसके अकॉर्डिंग 0 ग्रेड होता है, 1 ग्रेड होता है, 2 ग्रेड होता है, 3 और 4 ग्रेड होता है। अब जब 4 ग्रेड होता है तो उसके अंदर जो पेशेंट होता है वो कोमा में जा चुका होता है। 3 ग्रेड के अंदर सवेयर हेपेटिक इनकैफ होता है, सेकंड के अंदर मॉडरेट होता है, 1 के अंदर माइल्ड होता है, और जो 0 ग्रेड होता है उसके अंदर मिनिमल होता है। ठीक है, तो ये एक ग्रेडिंग सिस्टम था जिसके थ्रू इसको ग्रेड भी किया गया था। ओके, डिस्फेजिया में डायलेटर यूज़ करते हैं। ओके वेल आई नो बेटा, ठीक है आप डिस्फेजिया, लेकिन एक्यूट अगर इमरजेंसी की कंडीशन है तो उसमें डायलेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ईजीडी भी करवा के देख सकते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ पे है, क्या कोई ट्यूमर तो ब्लॉक नहीं कर रहा। ओके, हम ये अगेन इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन ड्यू टू सवेयर लीवर डिसऑर्डर्स। ओके बेटा, लीवर डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? ओके, एसोफेगस नैरो होती है, ठीक है, इट्स ओके, मैं मान गया हूँ कि लीवर ये एसोफेगस नैरो होती है, उसके लिए उसको डायलेट करने के लिए भी किया जा रहा होता है, और अगर कोई ट्यूमर वगैरह है, कोई ब्लीड हो रहा है, ठीक है, नैरविंग हो गई है, स्टीनोसिस जिसको कहा जाता है, तो डेफिनेटली उसके लिए किया जाता है, मान गया हूँ। ठीक है, अब आगे हम कंटिन्यू कर लें। ओके वेल, तो हम हेपेटिक इनकैफ की बात कर रहे थे, जो कि मैं आपको ग्रीटिंग के बारे में बताया है। तो व्हाट इज़ हेपेटिक इनकैफ? आपके माइंड में क्या चीज़ आती है कि हेपेटिक इनकैफ क्या हो सकता है? हेपेटिक इनकैफ जल्दी बताएं। नो, ओके, सवेयर क्रोनिक डिजीज हो सकती है डेफिनेटली। ब्लड अमोनिया लेवल वेरी गुड ड्यू टू लीवर डैमेज। ओके वेरी गुड, ठीक है, ब्लड अमोनिया लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, लीवर कैन नॉट रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड, देयरफॉर टॉक्सिन। ओके वेरी गुड, ठीक है, ब्रेन डेथ हो जाती है। ठीक है, एग्जैक्टली आप लोगों को पता है। बेटा नमाज के लिए 5:45 पे आप लोगों को ब्रेक दे दूंगा, 6 PM तक आप नमाज पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह एट 6 PM। ठीक है, ओके, डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन बिकॉज ऑफ लीवर
डिसीज। ओके, ब्रेन फंक्शन डिक्लाइन कर रहे हैं लीवर डिजीज की वजह से, लेकिन आपने कॉज आइडेंटिफाई नहीं की कि वो ब्रेन जो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, ब्रेन फंक्शन अमोनिया लेवल इंक्रीजेस हो जाएगा हेपेटिक। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब बेटा मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा, बल्कि जो हेपेटिक इनकैफ होता है, हेपेटिक इनकैफ, ओके, तो हेपेटिक इनकैफ में बेटा अमोनिया के लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओके, हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी हो जाती है लीवर के पेशेंट्स में। डेफिनेटली बेटा लीवर के पेशेंट्स में ये होता है कि जो अमोनिया होता है ना, अब ये करता क्या है, बेसिकली इम्यून ने इलिमिनेट होना होता है, लीवर इसको डिटॉक्सीफाई कर रहा होता है, इसको इलिबरेट कर रहा होता है, इलिमिनेट कर रहा होता है। अब होता क्या है कि जब अमोनिया का लेवल इंक्रीज हो जाता है ना, तो अमोनिया का लेवल इंक्रीज होने के रिजल्ट में ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। अब जैसे ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो उसके रिजल्ट में अब जो न्यूरो ट्रांसमिशन हो रही होती है, जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो रही होती हैं, उनके अंदर चेंजेस लेके आना शुरू कर देता है। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करना शुरू कर देता है। जो गाबा होता है, ये अगेन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, इसके अंदर अब नॉर्मलिटीज लेके आना शुरू कर देता है। जो इम्पोर्टेंटली जो इनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ द ब्रेन होती है ना, वो इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाती है। जब इनर्जी मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड होएगी तो उसके रिजल्ट में जो ब्रेन फंक्शन है वो इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें जिस तरह आप लोग बता रहे थे कि ब्रेन का डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाती हैं, ब्रेन अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकता ड्यू टू अकमुलेशन ऑफ अमोनिया, तो उसको कंडीशन को कहा जाता है हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी। वेल, ओके, वेल, ठीक है, अमोनियम ब्लड ब्रेन बैरियर डेफिनेटली क्रॉस कर जाता है। ओके, अमोनिया डेफिनेटली बेटा, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, ब्रेन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है एट द एंड, और उस कंडीशन को हम हेपेटिक इनकैफ कह रहे होते हैं। ठीक है, मेनली जो कॉम्प्लिकेशन हेपेटिक इनकैफ होती है वो लीवर डिसऑर्डर की वजह से हो रही होती है। अब लीवर डिसऑर्डर्स में क्या हो सकते हैं कि लाइक लीवर फेलियर भी हो सकता है, इवन कि अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस है उसकी वजह से पेशेंट्स अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर चला गया है, राइस सिंड्रोम के अंदर चला गया है, ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं, या सिरोसिस हो गई है लीवर की, तो ये अल्टीमेटली एट द एंड हेपेटिक इनकैफ काज कर रही होती है। ओके, अब इसकी अगर हम पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो कम्प्लेक्स न्यूरो साइकेट्रिक सिंड्रोम हो सकता है। अब ये कम्प्लेक्स न्यूरो साइकेट्रिक सिंड्रोम बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें ये होता है कि एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होता है जिसमें जो स्पेशली न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो नॉर्मली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसके रिजल्ट में सडन ऑनसेट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिंड्रोम। इसके अलावा इसके अंदर जो पेशेंट्स का बिहेवियर होता है वो डिटोरिएट करना शुरू कर देता है। अब ये जो बिहेवियर डिटोरिएट करता है इसकी वजह बेटा दो बताई जा रही होती हैं। अब दोनों के अंदर क्या होता है कि या तो मोटर मोटर नर्वस सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, या सेंसरी नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ रहा होता है। अब हमने पहले जो डिस्कस किया है कि जब हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी हो जाती है तो उसमें जो गाबा का है, वो गाबा गैमा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड, ये एक न्यूरो है, तो इसके अंदर अबनॉर्मलिटी आ जाती है। जब इसके अंदर अबनॉर्मलिटी आएगी तो ये क्या करता है कि जो मोटर और सेंसरी पाथवे है वो नॉर्मली फंक्शन अपने परफॉर्म नहीं कर सकते। जब वो अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे तो उसके रिजल्ट में जो इनर्जी मेटाबॉलिज्म या इनर्जी प्रोडक्शन ऑफ ब्रेन है वो इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाएगी। जैसे इनर्जी इम्पेयर्ड होएगी तो एट द एंड जो ब्रेन का फंक्शन है वो इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एसोसिएटेड विद हेपेटिक फेलियर और सवेयर क्रोनिक लीवर डिसीज। डेफिनेटली दूसरी कंडीशन में हमने हेपेटिक फेलियर के बारे में पहले डिस्कस किया है कि हेपेटिक फेलियर हो सकता है। तीसरी चीज़ के इसकी काज एग्जैक्ट अननोन है, लेकिन ये कंफर्म है कि जो अमोनिया का लेवल है ये जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो उसके रिजल्ट में ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगा। Characterized by symptoms ranging from mild confusion and lethargy to stupor और coma, और एट द एंड ये जो symptoms होते हैं ना ये बेटा ग्रेड के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब जिस तरह मैं पहले आप लोगों को ग्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ कि ये 0 ग्रेड होता है, 1 ग्रेड होता है, 2 ग्रेड होता है, 3 ग्रेड होता है, 4 ग्रेड होता है। ठीक है, अब ये जो इसकी ग्रेडिंग है उसमें माइल्ड है, मॉडरेट है, सवेयर है और एट द एंड कॉमा पेशेंट्स
कोमा के अंदर चला जाता है। इसके अगर हम डिफरेंट साइन और सिम्टम्स के बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को और चीज़ें बता देता हूँ कि लाइक शेकी हैंड्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एस्ट्रेक्सिस कहा जाते हैं, फटीग होती है, सीयर्स होने शुरू हो जाते हैं, एंजाइटी होती है, कन्फ्यूजन होती हैं। तो ये सारी कंडीशंस सेम टाइम पे उस पेशेंट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द स्टेज या स्केल ऑफ हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी। अब ये जो हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी की ग्रेडिंग स्केल है, वो अगेन बता रहा हूँ बेटा, ये एक सिस्टम है, वेस्टर्न हेवन ग्रेडिंग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग इसको ग्रेड किया जा रहा होता है। ओके ओके, ठीक है, वन वाली मैं बेटा रिवाइज कर दूंगा। अब ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है बेटा, इसके अंदर ये होता है कि ग्रेड 1 2 3 4, 0 ग्रेड होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 ग्रेड होता है। जो 4 ग्रेड होता है उसके अंदर जो पेशेंट्स है वो कोमा के अंदर चला जाता है। जो ग्रेड 3 होता है उसके अंदर सवेयर हेपेटिक इनकैफ की कंडीशन होती है। जो ग्रेड 2 है उसके अंदर मॉडरेट होता है, ग्रेड 1 के अंदर माइल्ड होता है और ग्रेड 0 के अंदर मिनिमल हेपेटिक इनकैफ का पेशेंट्स होता है। ओके बेटा, कम्प्लेक्स न्यूरो साइकेट्रिक सिंड्रोम। अब एक वर्ड याद रखिएगा कि न्यूरो साइकेट्रिक की जब भी बात आएगी तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो माइंड के रिलेटेड है। अगर माइंड के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसमें होता क्या है कि ये एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसके अंदर पेशेंट्स का जो बिहेवियर है वो डिटोरिएट कर रहा होता है। उसके पीछे डिटोरिएशन के पीछे काज क्या है कि उसका जो मोटर नर्वस सिस्टम है, ये सेंसरी नर्वस सिस्टम है, उनके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही मोटर सेंसरी नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आएगा तो उसके रिजल्ट में जो प्रॉपर मैसेज होता है वो कन्वे नहीं होता। और मैसेज आपका ब्रेन सेंटर कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन सेंटर कंट्रोल सेंटर है बेसिकली, इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब ब्रेन से ही सेंसरी या मोटर नर्व्स प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं करेंगी तो उसके रिजल्ट में जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो नहीं होएगी। अब जब एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी तो ब्रेन तक मैसेज कन्वे नहीं होगा, तो ब्रेन का जो फंक्शन है वो इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर हमने न्यूरो की बात की है, मेनली गाबा की बात की है। अब जब गाबा की इम्पेयर्ड फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा तो ये जो ब्रेन के फंक्शन है उसको इम्पेयर्ड करवाएगा। जैसे ब्रेन के फंक्शन इम्पेयर्ड होएंगे तो ये कंडीशन हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी होने के चांसेस हो रहे होते हैं। ओके, इसके अगर हम पैथोजेनेसिस में देखें तो उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। अब जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उसके अंदर हमने पहले भी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की है, लाइक इसके अंदर कैप्टन लेवल इंक्रीज हो सकता है, एक्टिवेशन ऑफ गाबा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड, जो कि हम गैबा की बात कर रहे थे, GABA है, तो दैट इज गैबा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड ही हो सकता है। ये बेंजोडाइजिपाइन रिसेप्टर्स इंक्रीज हो सकती हैं। इसके अलावा एलिवेटेड लेवल ऑफ अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स या फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल एलोवेट होना शुरू हो जाता है। ओके बेटा, ग्रेड 1 जो होता है, ग्रेड 1 के अंदर मिनिमल हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी होती है। ये हेपेटिक इनकैफ में पेशेंट जा रहा होता है। इनिशियली जो उसके साइन और सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो डिटेक्ट करवा रहे होते हैं कि ये 0 ग्रेड के अंदर है। ओके, और फाइनल स्टेज के अंदर इवन कि अगर हम एसोफेगल वाइसिस की बात करें तो उसमें भी वो डेवलप हो चुके होते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसोफेगल वाइसिस डेवलप हो चुके होते हैं और पेशेंट हो सकता है वो GIT ब्लीड कर चुका होता है और पेशेंट को एट द एंड कोमे में जा चुका होता है। ओके, तो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। अब ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली डायमेंशिया होएगा। डायमेंशिया क्या है? डायमेंशिया आपने किस में पढ़ा होगा? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आप लोग नहीं पढ़ते, सोशियोलॉजी भी नहीं पढ़ते। ओके, एनीबॉडी नोज के व्हाट इज डायमेंशिया? ठीक है बेटा, डायमेंशिया के अंदर ये होता है कि जो मेमोरी होती है, लैंग्वेज होती है, या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग या थिंकिंग जो एबिलिटी होती है वो लॉस हो चुकी होती है। अब इसके पीछे बेटा और डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। डायमेंशिया में मेनली कॉमन अल्जाइमर की डिजीज़ होती है, जो कि एक मोस्ट कॉमन काज ऑफ डायमेंशिया होती है। और डायमेंशिया की बेटा डिफरेंट स्टेजेस होती हैं।
लेकिन अगर हम इसके काज की बात करें तो इसमें मेनली जो डायमेंशिया की काज होती है वो अल्जाइमर डिजीज़ है, और सेकंड मोस्ट जो कॉमन काज है वो लीवर फेलियर या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमाज हैं या हेपेटिक इनकैफ है। ओके, इसके अलावा बेटा जो डायमेंशिया होता है इसके भी अगर आप साइकोलॉजी की कोई बुक देखें तो उसमें जो डायमेंशिया हो रहा होता है ड्यू टू अल्जाइमर डिजीज़ तो उसकी भी ग्रेडिंग की गई है। तो मेरा ख्याल है कि वो ग्रेडिंग आप लोगों को इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टेज ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ओके, मेमोरी लॉस हो जाती है डेफिनेटली, ओके वेल, ठीक है। तो अगर चलें डायमेंशिया की स्टेजेस में बता दूं आपको, तो इसमें ये होता है कि स्टेज 1 से लेके स्टेज 7 तक अल्जाइमर डिजीज़ के अकॉर्डिंग इसको ग्रेड किया जाता है। अच्छा, इसमें जितना भी हो रहा होता है ना, कौन आवाज़ है, मेमोरी लॉस हो रही होती है। अब वो जो मेमोरी लॉस होती है उसके ऊपर इसको स्टेज ग्रेड किया जाता है। ओके, तो जो स्टेज 1 के अंदर होता है कि कोई इतनी मेमोरी इम्पेयरमेंट नहीं होती, लेकिन जो अल्जाइमर डिजीज़ है उसको डिटेक्ट किया जा चुका होता है। स्टेज 2 के अंदर मेमोरी के अंदर माइल्ड डिक्लाइनमेंट आती है, वेरी माइल्ड होती है। स्टेज 3 के अंदर माइल्ड होती है, 4 के अंदर मॉडरेटली होती है, 5 के अंदर सवेयर और मॉडरेटली मिक्स हो रही होती है, 6 के अंदर सवेयर डिक्लाइन होती है, और 7 के अंदर वेरी वेरी सवेयर मेमोरी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। ये अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर इसको ग्रेड किया गया है। अब बेटा डेमेंशिया, ओके ठीक है, अल्जाइमर डिजीज़ की वजह से हो रहा होता है। इसके अलावा साइकोटिक सिम्टम्स आती हैं, स्पास्टिक माइलोपैथी आती है। व्हाट इज स्पास्टिक माइलोपैथी? साइकोटिक सिम्टम्स बेटे ये होती हैं कि उसको जो बिहेवियरल थाट्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, उसके जो थाट का पैटर्न है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, रिपीटेडली वो बंदा गुस्सा करना शुरू कर देता है, ये सुसाइडल अटैम्प्ट्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशंस अगर आ रही हैं तो उसको कहा जाता है साइकोटिक सिम्टम्स। अब तीसरी कंडीशन है हमारे पास स्पेस्टिक माइलोपैथी। स्पेस्टिक माइलोपैथी क्या हो सकती है? बेटा जब भी हम माइलोपैथी की बात करते हैं तो हमने मायोलाइटस की भी डिस्कस किया था किसमें, जब हम डिस्कस कर रहे थे मेनिंजाइटिस। आई थिंक आप लोगों से मेनिंजाइटिस मैंने डिस्कस किया है, आई थिंक नहीं किया होगा, ठीक है, मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो माइलोपैथी का मतलब होता है कि जो स्पाइनल कार्ड है उसके अंदर कोई डिसऑर्डर्स है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो माइलोपैथी होती है ना, ये स्लोली प्रोग्रेसिवली और क्रोनिक डिसीज़ होती है स्पाइनल कार्ड की। जिसके अंदर एक वायरस होता है जिसको HTLV1 वायरस कहा जाता है, वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है, जिसके रिज़ल्ट में जो लेग्स होती हैं उनके अंदर वीकनेस और स्टेफनेस आना शुरू हो जाती है। और ये दो तरह से हो सकती है, कोई ट्रॉपिकल पैरासाइट भी इसको काज कर रहा होता है, या मेनली जो HTLV1 वायरस है वो इसको काज कर रहा होता है। अच्छा स्लो बताऊं? अच्छा बेटा स्लो बता देता हूँ। बेटा मैं बात कर रहा था स्पेस्टिक माइलोपैथी की। तो माइलोपैथी, पैथी मतलब होता है डिजीज़, माइलो का मतलब होता है स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कहा जाता है स्पेस्टिक माइलोपैथी। अब इसके अंदर बेटा ये मेनली जो एसोसिएट होती है ये एक वायरस होता है जिसको HTLV1 वायरस कहा जाता है। और वो HTLV1 वायरस जो होता है वो बोथ लेग की वीकनेस और पेनफुल और स्टेफनेस काज कर रहा होता है। इसमें होता क्या है कि ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ स्पाइनल कार्ड है, और दो वजह से हो सकती है कि या तो क्रोनिक कोई प्रोग्रेसिव ऑलरेडी डिसऑर्डर चल रहा है, या कोई ट्रॉपिकल पैरासाइट्स है जो कि स्पाइनल कार्ड को की स्टेफनेस काज कर रहा है, राइट। इसके अलावा सेरिब्रल या एक्स्ट्रा पिरामिडियल साइंस आना शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रिक्सिस होती है, लिवर फ्लैप भी उसको कहा जाता है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो हैंड्स हैं ना उनके अंदर चिरकी मूवमेंट्स आना शुरू हो जाती है, फोर्सफुल, वो उसको बंदा अगर रोकना भी चाहे तो वो बंदा रोक नहीं सकता। और जो हाथ हैं स्पेशली, तो वो बर्ड्स की तरह फ्लो कर रही होती हैं, फ्लैप कर रही होती हैं, तो उसको लिवर फ्लैप भी कहा जाता है, एस्ट्रिक्सिस भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा साइन और सिम्टम्स में ये होता है कि उस पेशेंट्स के अंदर हो सकता है ड्यू टू
कोई मेडिकेशंस ली थी या कोई ऑलरेडी लीवर का प्रॉब्लम था, तो उस वजह से उसने अगर कोई मेडिकेशंस ली हैं तो एक्स्ट्रा पेरीमेडियल साइंस आना शुरू हो सकते हैं। वेल, तो अभी आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। आज इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पेरीमेडियल साइंस होते हैं, इनके अंदर मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं होती, स्पैस्म होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा डिस्टोनिया हो सकता है। और मेनली ये जो एक्स्ट्रा पेरीमेडियल साइन और सिम्टम्स होते हैं, इनके अंदर ब्रेडिकाइनेसिया होता है। ब्रेडिकाइनेसिया बेटा ये होता है कि स्लोनेस ऑफ मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। ट्रेमर्स हो सकते हैं और डिस्केनेसिया होता है। डिस्केनेसिया में इरेगुलर चरकी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। ओके, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसमें हाइपोक्लीमिया हो रहा होता है, हाइपोन्यूट्रीमिया हो रहा होता है, अल्कोलोसिस हो रहा होता है, हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, हाइपरकॉर्पिया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें यूज़ ऑफ सेडेटिव्स अगर ले रहा है पेशेंट तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जीआई ब्लीड जिस तरह हम पहले कह रहे थे कि एसोफेगल वराइसिस होने के चांसेस होते हैं। प्रोटीन मॉल वॉल्किंग हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ये सारी कंडीशंस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कॉमन है हेपेटिक एन्सेफलोपैथी। ओके, तो ये ग्रेडिंग दी हुई है, ग्रेडिंग डेफिनेटली, तो उसके बाद हम ग्रेडिंग डिस्कस कर लेते हैं, देन हम डिस्कस कर लेंगे कि इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, राइट। तब तक आप नमाज़ पढ़ लें, ब्रेक ले लें, उसके बाद इंशाल्लाह 6 PM वी विल बैक इंशाल्लाह। ओके।